आइए कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सभी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, ईडब्ल्यूएस कोटा और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए इस पर सदन में चर्चा की मांग की। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने महंगाई, बेरोजगारी और जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए इस पर चर्चा की मांग की। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यक्रम को 1 महीने आगे बढ़ाया गया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। खड़गे ने 3 राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा शामिल है। कांग्रेस ने सुखजिंदर रंधावा को राजस्थान, कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का और शक्ति सिंह गोयल को दिल्ली के साथ हरियाणा का प्रभारी बनाया है। इसके साथ ही इन तीनों नेताओं को राज्य का प्रभारी बनाकर पार्टी गुटबाजी को खत्म करने का भी जिम्मा दिया है। माना यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बड़े बदलाव किए गए हैं। फिलहाल दोनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है। दिल्ली एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक के बाद अब हैकर्स ने आईसीएमआर की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की। हालांकि हैकर्स की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक हांगकांग के हैकर्स ने 30 नवंबर को 24 घंटे के अंतराल में करीब 6000 बार आईसीएमआर की वेबसाइट पर हमला करने की कोशिश की। ये हमले रैंसमवेयर हमले के बाद हुए हैं, जिसने एम्स की ऑनलाइन सेवाओं को पंगु बना दिया था। अधिकारियों के मुताबिक आईसीएमआर वेबसाइट की सामग्री सुरक्षित है। हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया गया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे खेमे के बीच खींचतान के बीच की कानूनी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले में उद्धव ठाकरे के खेमे की तरफ से जल्द सुनवाई करने की मांग की गई है। ठाकरे के खेमे की ओर से सीजेआई की बेंच को बताया कि महाराष्ट्र में पूरी तरह असंवैधानिक तरीके से सरकार चल रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करे। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की है। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में कुछ दिशा निर्देश जारी करने की संभावना है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रहा सीमा विवाद अब और गहराता जा रहा है। आज कर्नाटक के बेलगावी के बागेवाड़ी में प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक रक्षण वेदिके के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के ट्रकों पर पथराव किया। कर्नाटक में महाराष्ट्र की गाड़ियों पर हमले के विरोध में महाराष्ट्र के पुणे में शिव सैनिकों ने भी कर्नाटक की सरकारी बसों पर कालिख पोती। इस मामले को लेकर आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से बात की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही फडणवीस को आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों की सुरक्षा की जाएगी। लखीमपुर हिंसा मामले में आज कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। सभी को हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई मामलों में आरोपी बनाया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा, टेनी के बेटे आशीष मिश्रा इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। 3 अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में किसान कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान 4 किसानों की कार से कुचलने से मौत हुई। आशीष मिश्रा पर उन किसानों को कुचलने का आरोप है। आशीष सहित सभी 14 आरोपी अभी लखीमपुर जिला जेल में बंद हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। और एमसीडी चुनाव और गुजरात हिमाचल चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आए हैं उस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें नतीजों का इंतजार है, जबकि एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए दिल्ली के लोगों को बधाई दी है। एग्जिट पोल की माने तो एमसीडी में बीजेपी इस बार आप से काफी पीछे रहेगी, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल में आपको 150 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के एग्जिट पोल भी पॉजिटिव हैं। उन्होंने कहा गुजरात बीजेपी का गढ़ है, ऐसे में नई पार्टी को 15 से 20% वोट शेयर मिलना बड़ी बात है। आइए अब देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। आम लोगों
लोगों को बढ़ती महंगाई से अब राहत मिलती दिख रही है। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर, जिसे सीपीआई कहा जाता है, वो तो घटी ही है, वहीं अब सब्जियों और फलों के दाम भी घटते नजर आ रहे हैं। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.77% पर पहुंच गई है। सितंबर में सीपीआई दर 7.41% पर थी। इसके साथ ही खुदरा महंगाई दर 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ अब सब्जियों के दाम भी घटने लगे हैं। थोक में सब्जियों के दाम 20 से 50% तक कम हुए हैं। सब्जियों के सस्ते होने की एक बड़ी वजह अच्छा उत्पादन भी है। और सिर्फ सब्जियों के दाम नहीं घटे हैं, बल्कि एफएमसीजी कंपनियों ने भी अपने दाम घटाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हाल के दिनों में साबुन, टूथपेस्ट, बिस्किट यानी रोजमर्रा में इस्तेमाल करने वाली चीजों के दामों में कमी की शुरुआत हो चुकी है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक एफएमसीजी कंपनियों ने दामों में कुछ 2 से 20% तक की कटौती करनी शुरू कर दी है। देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी आईटीसी ने कहा कि रॉ मटेरियल के दाम कम होने के बाद उसने प्रोडक्ट के दाम घटा दिए हैं। और तो सब्जियों के दाम में कितनी राहत मिली है, मुंबई के भायखला मंडी का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुबोध मिश्रा ने। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर खाने पीने के सामान की बात करें कि जो दाम घटते बढ़ते हैं, उसका सबसे ज्यादा असर जो पड़ता है वो पड़ता है सब्जियों के भाव से। किचन का जो बजट है वो भी सब्जियों के भाव के हिसाब से ही घटता और बढ़ता है। इस समय मैं आया हूं मुंबई की भायखला मंडी में और आपको मैं बता दूं कि इस समय जो भाव है वो खास तौर पे हरी सब्जियों के घटे हुए हैं। आखिरकार ये भाव क्यों घटे हैं और ग्राहकों का क्या कहना है, आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सर, ये जो आप दे रहे हैं, मेथी दे रहे हैं, पालक दे रहे हैं, क्या भाव है पालक का? 10 रुपये। अच्छा, 10 रुपए है, लेकिन ये पहले क्या भाव था? काफी भाव ज्यादा था। ये 20 रुपये 25 रुपये तक। अच्छा, तो ये दाम घटे हैं तो इसका असर गिर गया, पूरा गिर गया। देखिए, जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनकी जो हरी सब्जी है उसके दाम घटे हैं। यहाँ पर भी कुछ सब्जियां हैं और यहाँ पर जो सब्जियां हैं, आइए हम इनको भी बात करते हैं। दादा, ये बताइए, जो हरी सब्जियां हैं दाम क्या घट गए हैं, क्या हिसाब है? हाँ, थोड़ा घट गया। अभी ठंडी का मौसम है ना, तो इसके लिए माल ज़्यादा खेती में पैदा हो रहा है, इसके लिए माल ज़्यादा आ रहा है, तो माल की खपत नहीं है। इसकी वजह से कारण ये है कि सस्ता इसके लिए है और कोई कारण नहीं है। माल अभी खेती में ज़्यादा हो रहा है ठंडी को। जैसे गर्मी में क्या होता है, सूखा पानी कम रहता है, जलता है ज़मीन, तो माल कम होता है। अभी ठंडा मौसम है ना, अभी ज़्यादा माल हो रहा है, इसके लिए माल सस्ता है। तो ग्राहक क्या सोचते हैं, आइए उनके बारे में पूछते हैं। जैसे टोमेटो है, ऑनियन है, और जैसे पालक 40 की एक थी, 50 की एक थी, तो अभी 20 और 10 में मिल रही है। और मेथी थी 50, 60, 70, अभी 1.15 की मिल रही है। भाजी तो सस्ती हुई है, बाकी चीज़ों में बेनिफिट नहीं है। भाजी ये सस्ती है। ये सस्ती रहे ऐसा सोचते हैं? हाँ, हमेशा यही सोचेंगे ना, हम लोग को बेनिफिट तभी मिलेगा ना। जैसे कि आपने देखा कि महिलाओं का एक सोच है, जिसको उन्होंने बताया कि जो भाजी जो है वो सस्ती है और इस सस्ती भाजी के चलते उनका जो किचन का बजट है वो भी जो है वो कम है और बजट अच्छे से है। कैमरामैन अजय के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। अब सवाल ये उठता है कि महंगाई के मोर्चे पर जो ये राहत देखने को मिल रही है, क्या इससे महंगाई को लेकर आरबीआई की चिंता कम होगी? कल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आएगी और इस मॉनेटरी पॉलिसी में महंगाई को लेकर आरबीआई का क्या रुख होगा, ये देखना काफी दिलचस्प है। इस पर तो चर्चा हम करेंगे ही, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि जी बिजनेस के पोल में ब्याज दरों को लेकर जानकारों की क्या राय निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी वरुण दुबे एक्सपर्ट का पोल लेकर हमारे साथ हैं। देखिए, इस बार आरबीआई की पॉलिसी में क्या निकलने वाला है, क्या आरबीआई करने वाला है, ये सब जानने के लिए हमने काफ़ी सारे मार्केट के एक्सपर्ट्स, बैंकर्स, इकोनॉमिस्ट के बीच में ये मेगा पोल जो है वो कराया है। और इस पोल में हमारा सबसे पहला सवाल तो यही था कि इस बार आरबीआई ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी करेगा। तो हमारे 80% पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि आरबीआई 35 बेसिस पॉइंट के आसपास दरें बढ़ा सकता है। 20% हमारे जो पोल पार्टिसिपेंट्स थे वो कह रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी होगी। हमारा अगला सवाल था कि चलिए कल तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके बाद पॉज लेने के पहले आरबीआई ब्याज दर में और कितनी बढ़ोतरी करेगा। तो यहाँ इंटरेस्टिंग आंसर्स हमें मिले। हमारे तो जो मेजॉरिटी पोल पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से ज़्यादा लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि शायद आरबीआई की तरफ से ये आखिरी रेट हाइक हो, और अगर आखिरी ना भी हुआ तो आने वाले समय में
25 से 35 बेसिस पॉइंट मैक्सिमम इतना ही रेट हाइक आरबीआई करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। नो डाउट इक्का दुक्का लोग थे जो कि कह रहे थे कि 50 से 75 बेसिस पॉइंट के आसपास भी कर सकता है, लेकिन मेजॉरिटी का कहना था कि हो सकता है कि आरबीआई अभी पॉज ले ले। नहीं लिया तो आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 35 बेसिस पॉइंट के आसपास का ही रेट हाइक आरबीआई करने वाला है। अगला सवाल हमारा था कि आरबीआई क्या अपने पॉलिसी स्टैंस में कोई बदलाव करेगा, तो यहाँ पे 80% पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि नहीं, आरबीआई नहीं बदलने वाला है। अगला सवाल इन्फ्लेशन को लेकर था कि क्या आरबीआई अपने इन्फ्लेशन के लक्ष्य को बदलेगा, तो यहाँ पे भी 100% पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि नहीं, आरबीआई नहीं बदलने वाला है। हमने अगला सवाल जीडीपी को लेकर पूछा कि क्या आरबीआई अपनी जीडीपी फोरकास्ट में बदलाव करेगा, तो यहाँ पे भी 80% पोल पार्टिसिपेंट का कहना था कि नहीं, आरबीआई अपनी जीडीपी की जो फोरकास्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। आखिरी सवाल हमारा लिक्विडिटी को लेकर था कि क्या आरबीआई लिक्विडिटी के लिए कोई मेजर्स उठा सकता है, तो यहाँ पे हमारे पोल पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि नहीं, आरबीआई के पास 2 से 3 महीने के आसपास की पर्याप्त लिक्विडिटी है, और 70% पोल पार्टिसिपेंट्स कह रहे थे कि आरबीआई लिक्विडिटी के लिए कोई मेजर नहीं उठाने वाला है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि कल तो ब्याज दरें बढ़ेंगी करीब 35 बेसिस पॉइंट के आसपास की, लेकिन सभी की नज़र जो है वो आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री पे होगी कि आने वाले समय में और कितनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी आरबीआई करने वाला है, या फिर आरबीआई अब पॉज ले सकता है। इसी पे सभी की नजर होगी। और भारतीय इकोनॉमी के लिए न सिर्फ महंगाई के मोर्चे पर अच्छी राहत है, बल्कि ग्रोथ के मोर्चे पर भी शुभ संकेत हैं। अब वो क्यों? दरअसल विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान को रिवाइज कर दिया है। विश्व बैंक ने भारत के जीडीपी ग्रोथ को पहले 6.5% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब उसने इसमें बदलाव करते हुए इसे 6.9% कर दिया है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत सरकार 6.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने की ओर है। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान ये लगाया कि जारी वित्त वर्ष से महंगाई 7.1% रहेगी। हालांकि इसके लिए विश्व बैंक ने अमेरिका, यूरो क्षेत्र और चीन के घटनाक्रमों को जिम्मेदार बताया है। वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ रिवाइज करते हुए विश्व बैंक ने उम्मीद जताई है कि दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत पर आर्थिक मंदी का असर कम पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट ध्रुव शर्मा ने कहा कि आज का भारत 10 साल पहले के भारत से कई ज्यादा क्षमतावान है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में जो भी कदम उठाए गए वो आज विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में भारत की मदद कर रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प होगा इस पर चर्चा करना, और हमारे साथ बहुत ही खास एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं इस चर्चा में। एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा, जो हमें दी बिजनेस के अलग अलग कार्यक्रमों में हमारे साथ रहते हैं अपनी विशेष टिप्पणी के साथ। बग्गा साहब, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इंडिया 360 डिग्री की इस खास चर्चा में। मैं आपसे ये नहीं जानूंगी कि आरबीआई इस बार क्रेडिट पॉलिसी में कितना बदलाव करेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये जानना और समझना कि इस बार आरबीआई गवर्नर साहब शक्तिकांत दास जी की कमेंट्री क्या रहेगी। जैसा कि हम अपनी रिपोर्ट्स में दिखाते आ रहे हैं कि जो इंडिकेटर्स अभी हमें इकोनॉमी के सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ी चिंता हमेशा से आरबीआई पॉलिसी में देखकर निकलकर सामने आती है। उसमें कुछ नरमी के संकेत हमें मिले हैं, जो हमने खुदरा महंगाई दर के सीपीआई के आंकड़े वगैरह जो हमने बताए उसके जरिए। रोजमर्रा की चीजों में थोड़ा सस्तापन आया, मतलब लोगों को थोड़ी राहत के संकेत मिल रहे हैं। कच्चे तेल के मोर्चे पर थोड़ी सी राहत है। इन सब इंडिकेटर्स को अगर अब समझें तो महंगाई में राहत मिलने से आपको लगता है कि अब इस बार आरबीआई पॉलिसी में गवर्नर साहब कुछ स्टांस में कुछ बदलाव करेंगे? नहीं, स्टांस तो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का रहेगा। देखिए, न्यूट्रल रेट पे नहीं पहुंचे हैं हम, क्योंकि जो महंगाई दर है वो अभी भी मार्जिनल इंटरेस्ट रेट से ऊपर है, तो न्यूट्रल नहीं है पॉलिसी। अभी भी विड्रॉल ऑफ एकोमोडेटिव स्टांस ही बोलेंगे, और हो सकता है फरवरी की पॉलिसी में रुख बदलें। बट स्वाति जी, कल तो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेटिव स्टांस ही रहेगा पॉलिसी का रुख। तो आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली यहां पर उतना उस लेवल पर नहीं पहुंचे जितना अभी पहुंचना चाहिए। एक तरफ तो सर यहां पर महंगाई की चर्चा हो रही है, पर दूसरी तरफ ग्रोथ भी तो देखना है। यहां पर डेफिनेटली ग्रोथ में हम महंगाई में थोड़ी बहुत राहत देख रहे हैं, पर क्या ये ग्रोथ एक ऐसा अभी एक एरिया है जहां पर भारत को बहुत ज्यादा अभी फोकस रखने की जरूरत है? और इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अभी भारत को क्या कदम, या सरकार को क्या, या आरबीआई को क्या कदम रखने की जरूरत है?
ये बहुत अहम मुद्दा है और मेरी निजी सोच ये है कि कल रेट नहीं बढ़ाने चाहिए और उसका कारण ये है कि आपने रेट बढ़ा दिए 4% से 5.9 पे ले आए, 4 बारी रेट बढ़ा चुके हैं। अब वो रेट्स का एक्यूमुलेटेड इफेक्ट आने देना चाहिए। 3 से 6 क्वार्टर लगते हैं इंटरेस्ट रेट्स को इकोनॉमी में पूरा इम्पैक्ट आते, और स्लो डाउन है, विश्व भर में स्लो डाउन है। भारत की भी इकोनॉमी देखें तो आरबीआई के अपने आंकड़े हैं कि थर्ड क्वार्टर में, तीसरी तिमाही में, जहां पर अभी हम हैं 4.6 रहेगा और चौथे क्वार्टर में फिर से 4.6 रहेगा, तो पूरे साल का 7% जीडीपी रहेगा। जो पहले तिमाही में 13.5% था, वहां से घट के 6.3 आया और अगले 2 क्वार्टर्स में 4.6 की आरबीआई की प्रोजेक्शन है। तो ऐसे माहौल में जब डोमेस्टिक भी स्लो डाउन है और वैश्विक तौर से, ग्लोबल तौर से हमें पता है कि स्लो डाउन आने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ोतरी के कारण, तो मैं कहूँगा ठहराव आना बेटर था। ये ठहराव कल नहीं आएगा क्योंकि आरबीआई एक तो वो टारगेट से बाध्य है कि 6% से नीचे इन्फ्लेशन रहनी चाहिए थी, 10 महीने से 6% से ज़्यादा है। पार्लियामेंट को भी उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन लिख के एक कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी लिखी है, तो उसमें क्या लिखा है? अगर उसमें लिखा है कि हम जैसे आरबीआई का कहना था कि मार्च तक इसको काबू में ले आएंगे इन्फ्लेशन को 6 से नीचे, तो फिर रेट बढ़ाने पड़ेंगे। और तीसरा है कारण कि रुपया जो फिसल रहा, आज भी देखिए बाकी करेंसी संभल रहे थे डॉलर के वीक होने के सामने, बट रुपया फिसलता जा रहा है। तो रुपए को भी एक ऑर्डरली डेप्रिसिएशन करने के लिए रेट बढ़ाएंगे। तो कल विवशतावश रेट बढ़ा रहे हैं, बट बहुत सहमत हूं आपसे, ग्रोथ की तरफ अभी फोकस करना है। गरीब देश है हम, और ग्रोथ की तरफ ज्यादा फोकस आना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि 35 बेसिस पॉइंट, 50 की जगह कल 35 बेसिस पॉइंट लेके आएंगे। 35 बेसिस पॉइंट तक, क्योंकि जो हमने भी एक्सपर्ट का पोल किया है उनका भी मानना है कि ज्यादा से ज्यादा 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। पर आप ही के पॉइंट से ये बात समझनी जरूरी है बग्गा सर कि अगर आरबीआई इसी तरीके से अभी फिलहाल ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता जाएगा, आप कह रहे मार्च तक हो सकता है कि ये स्थिति बरकरार रहे बढ़ोतरी की, तो आपको लगता नहीं, क्योंकि ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है जिस पर अभी हमने चर्चा की, ग्रोथ इससे प्रभावित होगी इस तरीके से अगर ब्याज दरें बढ़ती रही? बिल्कुल, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है ग्रोथ पे, क्योंकि सरकार का भी इंटरेस्ट आउटगो बढ़ जाता है, कंपनियों का बढ़ जाता है और हाउस होल्ड्स का। आप देखिए ईएमआई बढ़ गए हैं, ऑटो लोन्स के, हाउसिंग लोन्स के, पर्सनल लोन्स के, सबके लिए एक बहुत ये इकोनॉमी में एक स्लो डाउन हो जाता है जब रेट्स आप बढ़ाते हैं। और काफ़ी तेज़ी से रेट बढ़े हैं, 4% से 5.9 आ गए, और हमारा अनुमान है कि टर्मिनल रेट, मतलब आखिर का रेट इस साइकिल का 6.5 तक आएगा, तो कल 6.25 पहुंच जाएंगे और फरवरी मार्च में 6.5 कर दिया जाएगा और उसके बाद विराम आ जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि ऑलरेडी स्लो डाउन है एक्सटर्नल फैक्टर से, वैश्विक फैक्टर से, वो रिसेशन है ग्लोब में जो आ रहा है, तो एक्सपोर्टर्स को मुश्किल रहेगी। सरकारी खर्चा देखें तो काफी लगाम लगी है उस पे, सरकार ने अपना खर्चा भी रोक के रखा है, इतना तेजी से खर्चा नहीं किया। तीसरा है जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो अभी फुली लौटा नहीं है, थोड़ा बहुत हो रहा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जरूर हो रहा है, बट प्राइवेट कैपेक्स इतना नहीं लौटा। और जो पर्सनल कंजम्पशन है जो भारत को चलाती है, वो एक बहुत बड़ा तबका जो हमारा रूरल इंडिया का है, ग्रामीण क्षेत्रों का है, वहाँ अभी भी रिकवरी नहीं है। टू व्हीलर्स वगैरह के नंबर अगर आप देखें, कम इसलिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रिकवरी नहीं लौटी अभी तक जितनी होनी चाहिए, अर्बन क्षेत्रों में अच्छा है। तो फेस्टिव सीजन ये सब चला है, 32 लाख शादियां हैं इस सीजन में, वो सब कंजम्पशन जरूर है, बट जो ग्राउंड पे कंजम्पशन है वो आपका इतनी तेजी से नहीं लौटा। तो उस माहौल में विवशतावश ही रेट बढ़ाएंगे, अदरवाइज वाजिब नहीं है कल रेट बढ़ाना।
ओके, वेरी इंटरेस्टिंग बग्गा सर, आपके जो कमेंट्री, जो आपका एनालिसिस है इस पूरे मैटर पर। इनफैक्ट जो अभी हमने एक और जो खबर दिखाई, जो स्टोरी दिखाई, वो वर्ल्ड बैंक जुड़ी हुई रही। जो भारत की इकोनॉमी पर भरोसा अब एजेंसीज भी कर रही हैं, वर्ल्ड बैंक उसमें एक शामिल है, जिसने जो ग्रोथ का अनुमान है भारत का बढ़ाया 6.5% से 6.9% कर दिया है। इसको मैं आपके नजरिए से समझना चाहती हूं कि ये जो जब हम पूरे ग्लोबली जो एक रिसेशन की यहाँ पर बात चल रही है, जो एक स्ट्रेस में इकोनॉमी लग रही है, उस बीच अगर भारत के ग्रोथ को पॉजिटिवली देखा जा रहा है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की तरफ से, तो इस डेवलपमेंट को हम कैसे समझे? इसको हम क्या एक पॉजिटिव के तौर पर ले, या फिर बेसिकली ये क्या काफी है जो प्रिडिक्शन वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ रही है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ? जी बिल्कुल, देखिए ये नंबर अट्रैक्टिव है कि देखिए 6.5 से 6.9 कर दिया है, बट आरबीआई तो 7 पे ही था ऑलरेडी और 7 पे ही बरकरार रहेगा कल भी, क्योंकि हमने जो पहले 2 क्वार्टर में ग्रोथ कर दी है उससे चाहे 4.6 पे आ जाए हम अगले 2 तिमाही में, इस तिमाही और मार्च की तिमाही में 4.6 पे आते हुए फिर भी हम 7% पे पहुंच जाएंगे साल के लिए। तो ये तो इसको कंसिडर कर रहे हैं जो हो चुका है। 9 महीने तो निकल गए इस साल के, तब वो बढ़ा रहे हैं। इसमें जो 2-3 और पॉजिटिव समय लेने हैं, एक उन्होंने कहा कि इमर्जिंग मार्केट्स में $9 ट्रिलियन का एक्सटर्नल लोन्स हैं, जिसके कारण करेंसी वीक होने के कारण और फॉरेन रिजर्व्स कम होने के कारण खतरा हो सकता है। बट भारत बहुत सक्षम है, भारत का डेट टू जीडीपी भी अच्छा है, एक्सटर्नल लोन्स जो है वो कम है और इनका फॉरेन रिजर्व्स बरकरार है $550 बिलियन पे। तो उसके चलते भारत एक अच्छी पोजीशन में है। दूसरा, भारत एक डोमेस्टिक इकोनॉमी है, हम चलते हैं अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के कारण जो बरकरार है और वो चलता रहेगा। तो जब विश्व में स्लो डाउन आएगा, भारत इतना उससे विचलित नहीं होगा, भारत की इकोनॉमी इतना नहीं हिलेगी। जरूर हमारे एक्सपोर्ट्स नीचे जाएंगे, बट सामने से कमोडिटी प्राइसेस नीचे आते हैं, रिसेशन अगर आता है तो उसका फायदा भी, इंपोर्ट्स नीचे होने का फायदा हमें आएगा। तो ओवरऑल वो हम बचा पाएंगे, एक्सटर्नल सेक्टर से इतनी गंभीर रिसेशन भारत के अंदर नहीं आएगी क्योंकि डोमेस्टिक स्ट्रांग है। तो ये 2 मैंने पॉजिटिव लिए। 6.9 का आंकड़ा बहुत वेलकम है, वो जो ग्राउंड रियलिटी है उसको पहचान रहा है। बट उसके आगे 2 और ये है कि एक्सटर्नल सेक्टर हमारा मजबूत है रिपेमेंट के तौर पे, एफएक्स रिजर्व्स अच्छे हैं, और दूसरा उसमें डोमेस्टिक इकोनॉमी है भारत, जिसके चलते हम इस आने वाले रिसेशन से पार पा जाएंगे। बट उन्होंने भी यही कहा कि अगले साल FY 2024 में स्लो डाउन है थोड़ा भारत, तो वो जो उनका नंबर था वो उन्होंने कम किया है और आरबीआई ने भी उसका नंबर अगले साल का कम रखा है, क्योंकि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा ही, दुनिया में रिसेशन है तो आपका बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो ज़रूर है। और दूसरा, सरकार को जो उन्होंने सराहना की, जो आपने शुरुआत में कही कि फिस्कल डेफिसिट का नंबर हम मीट कर पाएंगे 6.4% का जो है, और स्टेट्स को मिला के देखें तो 9.6 है पूरे भारत का नंबर, वो हम मीट कर पाएंगे। तो वो भी एक सराहना उन्होंने की भारत सरकार की। जी बग्गा साहब, बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका करेंगे। आप जी बिजनेस पर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और चर्चा में शामिल हुए। तो कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में भी आप हमारे साथ सुबह 9:45 बजे से लगातार शामिल होंगे और बहुत दिलचस्प हो गए जानना कि इस बार तमाम जो इंडिकेटर्स हमें मिल रहे हैं, सामने देखने को मिल रहे हैं, इस बार उसके बाद अभी फिलहाल आरबीआई गवर्नर का स्टांस या उनकी कमेंट्री क्या रहती है। चलिए, इस पर तो हम लगातार आपको कवरेज दिखाएंगे ही और सुबह 9:45 बजे से लगातार हमारे साथ बड़े खास मेहमान भी कल जुड़ेंगे। और आपको जल्दी से बता दें कि हमारे साथ कौन से स्पेशल गेस्ट कल जुड़ने वाले हैं। बग्गा सर तो हमारे साथ होंगे ही, एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म से अतुल जोशी होंगे, ओएस्टर कैपिटल से महेंद्र कुमार जाजू, मिरर एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर से राहुल अरोड़ा, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज से हमारे साथ होंगे। सुबह 9:45 बजे से लगातार आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पर जी बिजनेस की खास कवरेज जरूर देखिए।
और भारत के लिए इकोनॉमी और महंगाई के मोर्चे पर ही नहीं, रोजगार के मोर्चे पर भी गुड न्यूज है। जहां एक तरफ अमेरिका में नौकरियां बढ़ रही हैं, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, वहीं भारत में महंगाई तो घट रही है लेकिन नौकरियां बढ़ रही हैं। तो भारत में रोजगार का हाल क्या है, डिटेल्स दे रही है हमारी सहयोगी नुपुर जैन। बिल्कुल सही कहा आपने, चाहे वो यूएस हो या हमारे यहाँ की बात हो, नई नौकरियों की बात आती है तो वहाँ का डेटा जो आया वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। और जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की तरफ से जो डेटा आया है नई नौकरियों को लेकर वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। पहले 6 महीने FY23 की बात करें तो करीबन 87 लाख नई नौकरियाँ जोड़ी गई और इसे अगर पिछले साल के 6 महीनों से कंपेयर करें तो करीबन 35% की ग्रोथ आपको वहाँ नज़र आएगी। अगर मैं आपके सामने ट्रेंड्स बता दूँ तो जो पिछले 6 महीने की बात कर लेते हैं FY21 की तो करीबन 24.5 लाख नई नौकरियां जोड़ी गई थी। FY22 में 65 लाख नई नौकरियां जोड़ी गई और इस साल करीबन 87 लाख नई नौकरियां जोड़ी गई है। पिछले साल से 35% की बढ़त आपको नजर आएगी। इनफैक्ट अगर आप ये आर्ग्यू करें कि लॉकडाउन था तो कम जोड़ी गई थी और अब नॉर्मल हो चुका है, तो पिछले क्वार्टर से भी अगर हम कंपेयर करें, पहला जो क्वार्टर निकला था FY22 का और जो सितंबर की तिमाही थी उससे कंपेयर करें तो वहाँ पर भी 21% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। करीबन 47 लाख जो नौकरियां हैं वो सितंबर की तिमाही में जोड़ी गई है। अप्रैल से लेके अब तक सितंबर का महीना सबसे बढ़िया रहा जहां सबसे ज़्यादा नौकरियां जोड़ी गई। और EPFO में की तरफ से एक और डेटा आया है सामने कि जो नई ऑर्गेनाइजेशन इस एक्ट के साथ जुड़ती है तो पिछले 6 महीने में करीबन 25,330 ऐसी नई ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस एक्ट के साथ जुड़ चुकी है। और अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो एक्सपोर्ट सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा नौकरियां इस साल जोड़ी गई है। तो कौन से राज्य सबसे आगे, तो उसमें महाराष्ट्र जहाँ पे करीबन 18.5 लाख नई नौकरियां जोड़ी गई, कर्नाटका जहाँ पे करीबन 10 लाख नई नौकरियां जोड़ी गई, फिर आता तमिलनाडु, हरियाणा और गुजरात। इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा नई नौकरियां जोड़ी गई पहले 6 महीने FY23 की बात जब आती है तब। दूसरे बड़े राज्यों की बात करें तो उसमें सबसे आगे छत्तीसगढ़, झारखंड और फिर आता है हिमाचल प्रदेश। लेकिन कौन सी उम्र वाले लोगों में सबसे ज़्यादा अगर नौकरियां जोड़ी गई है तो उसमें सबसे पहले आता है 22 से 25 एज ग्रुप जहां पे करीबन 23 लाख नई नौकरियां जोड़ी गई है। 26 से 28 वाला ग्रुप देखें तो वहाँ पे 12 लाख है और 35 से ज़्यादा वालों की बात करें तो करीबन 15.5 लाख से नई नौकरियाँ यहाँ पर जोड़ी गई है। तो जो जॉब डेटा यूएस का आया वो भी स्ट्रॉन्ग था, हमारे मार्केट्स में जो जॉब डेटा आया वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यूएस की जब बात आती है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन पे अभी भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अगर महंगाई दर की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, जो अक्टूबर का महीना आया, अक्टूबर के महीने में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया था वो 3 महीने के निचले स्तर पर आया दिखा था, करीबन 6.77% के आसपास आया था। पिछले महीने वो करीबन 7.41 के आसपास था। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, हमारे यहाँ नौकरियाँ भी बढ़ी और इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है। तो ये दोनों चीज हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव वे में जाती है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते दिल्ली की सड़कों पर BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने आज से इसका आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली में एक बार फिर हवा में जहर घुलने लगा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण फिर बढ़ने लगा है। आसमान में धुंध छा रही है जिससे हर कोई परेशान है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों को बैन कर दिया है। हालांकि ये रोक आपातकालीन, सरकारी और चुनाव से संबंधित वाहनों पर नहीं लागू होती है। अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 20,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। फिलहाल ये रोक 9 दिसंबर तक लगाई गई है। 9 दिसंबर को प्रदूषण के स्तर की जांच की जाएगी, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। डीजल वाहनों पर रोक लगाने के साथ ही अब दिल्ली NCR में निर्माण कार्यों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि इसमें आवश्यक परियोजनाएं शामिल नहीं होंगी। आदेश में कहा गया है कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर भी रोक रहेगी। इसके साथ ही खनन पर भी बैन लगा दिया गया है। बता दें कि 14 नवंबर को AQI में सुधार होने पर इन प्रतिबंधों को हटा दिया गया था, जिसे अब फिर से लागू करने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी ने 9,000 से ज्यादा गाड़ियों को रिकॉल किया है। इनमें सीट बेल्ट से जुड़ी कमी पाई गई है। जानकारी के मुताबिक मारुति सुजुकी ने
9,125 गाड़ियों को रिकॉल किया है। पूरी डिटेल दे रहे हैं मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, तो अगर आप मारुति सुजुकी की कोई कार के खरीदार हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। इनफैक्ट यहाँ पर जो भी मॉडल्स अगर आपने खरीदे हैं 2 नवंबर से 28 नवंबर तक के बीच, उसमें जो ग्रैंड विटारा है, अर्टिगा है और एक्सेल 6, ये 3 मॉडल्स में कुछ यूनिट्स को इन्होंने रिकॉल किया है जो इस पीरियड के दौरान प्रोड्यूस हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर 9,000 से ज़्यादा कुल यूनिट्स मारुति सुजुकी ने रिकॉल किए हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 9,125 यूनिट्स प्रिसाइसली ये 3 मॉडल्स के टोटल में रिकॉल किए गए हैं। अब ये रिकॉल क्यों हुआ है? रिकॉल जो है फ्रंट सीट बेल्ट इशू की वजह से यहाँ पर ये चीज़ रिकॉल हुई है, जहाँ पर सीट बेल्ट जो है वो डिसअसेंबल होने का एक रिस्क मारुति सुजुकी को लग रहा है और इसी वजह से उन्होंने ये रिकॉल की है। इनफैक्ट इसके जो चार्जेस है, जो भी सीट बेल्ट रिप्लेसमेंट के, वो मारुति सुजुकी फ्री ऑफ कॉस्ट करके देने वाला है। इनफैक्ट ये पहला रिकॉल नहीं है, इस साल 2 और रिकॉल्स हुए थे, एक तो अक्टूबर महीने में और दूसरा अप्रैल महीने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है मारुति सुजुकी की तरफ से जो आपको ध्यान रखना है। आपने एटीएम से अभी तक पैसे ही निकाले होंगे, लेकिन अब आप एटीएम से सोना भी विड्रॉ कर सकते हैं। हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड एटीएम लगा है और इस एटीएम से आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड की बदौलत सोने के सिक्के विड्रॉ कर सकते हैं। ये गोल्ड एटीएम काम कैसे करता है, इसकी खासियत क्या है, पूरी डिटेल्स देखिए इस रिपोर्ट में। टेक्नोलॉजी का जमाना है और हर रोज नई और अजब गजब टेक्नोलॉजी से हमारा सामना होता रहता है। आज तक आपने एटीएम से पैसे ही निकाले होंगे, लेकिन अब आप सोना भी निकाल सकेंगे। अब एटीएम से गोल्ड निकलेगा। हैदराबाद में भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया है। ये गोल्ड सिक्का एटीएम सोने के सिक्के निकालता है। लोग इसमें अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड डालकर सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। एटीएम की क्षमता 5 किलो सोना रखने की है। इसमें 0.5 से लेकर 100 ग्राम तक गोल्ड कॉइन निकलेंगे। पॉसिबिलिटी है 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक लगाने का, मगर वी फील दैट 100 ग्राम्स निकालने वाले बहुत कम रहते हैं, 100 ग्राम्स और 50 ग्राम्स, बट एज अ मशीन इट कैन अकोमोडेट अप टू 5 kgs। ये एटीएम भी बिल्कुल आम एटीएम की तरह काम करता है। आपको दिखाते हैं कि कैसे ये गोल्ड एटीएम काम करता है, कैसे आप एटीएम से गोल्ड निकाल सकते हैं। कंपनी देश भर में और भी एटीएम खोलेगी। अगले 2 साल में पूरे भारत में करीब 3,000 गोल्ड एटीएम खोलने की योजना है। हैदराबाद में वी आर कमिंग अप विद अनदर 3 to 4 मशीन्स। एक तो वी आर प्लानिंग टू पुट इट इन एयरपोर्ट, दूसरा हम लोग सोच रहे हैं अमीरपेट में एक डालने के लिए, एंड देन थर्ड मशीन विल बी समवेयर इन सिकंदराबाद एंड कुकटपल्ली। अब बात करते हैं एटीएम की सेफ्टी की। तो एटीएम में बिल्ट इन कैमरा और साउंड अलार्म सिस्टम है जो किसी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करने पर ट्रिगर हो जाएगा। आपके जहन में ये बात जरूर आएगी कि अगर एटीएम से सोना नहीं निकला और कार्ड से पैसे कट गए तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि कंपनी के मुताबिक एक बार राशि डेबिट हो जाने के बाद सोना नहीं निकलता है, 24 घंटे के भीतर पैसा वापस मिल जाएगा। किसी भी सवाल के लिए कस्टमर केयर सर्विस भी है। गोल्ड एटीएम के लॉन्च होने के साथ ही सोने की खरीदारी और भी आसान हो जाएगी। अब आप ज्वेलर्स की दुकान की जगह सीधे एटीएम जाएं और सोना खरीद कर लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब तक यही धारणा रही है कि ग्रीन टी सेहत को फिट रखने के लिए रामबाण है, लेकिन ये हमारे लिवर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दरअसल जर्नल ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स की एक स्टडी के मुताबिक ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लिवर के डैमेज का कारण बन सकते हैं। आपको टीवी पर, अखबारों में ग्रीन टी के ऐसे ढेर सारे विज्ञापन मिल जाएंगे जो आपकी सेहत को दुरुस्त रखने का दावा करते हैं। कोई स्लिम करने के लिए तो कोई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। यानी एक ग्रीन टी से हर मर्ज के इलाज का दावा किया जाता है। ये दावे हैं जिनका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन अगर आप भी इन विज्ञापनों के फेर में फंसकर इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो चौकन्ना हो जाइए। भले ही इसके उपयोग को डायबिटीज, मोटापे और हार्ट संबंधी बीमारियों में कारगर माना जाता है, मगर इसके ज्यादा इस्तेमाल से लिवर डैमेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। द जर्नल ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स की एक स्टडी में ये बात सामने आई है। दरअसल ग्रीन टी में प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर एक कैटेचिन होता है जिसे एपिगैलो कैटेचिन गैलेट यानी EGCG कहते हैं।
इसकी ज़्यादा मात्रा लिवर में सूजन पैदा कर देती है। हालांकि ज़्यादा मात्रा में कैटेचिन गैलेट का सेवन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रभाव दिखाता है। दरअसल शोधकर्ताओं ने साल भर तक चलने वाली अपनी स्टडी में 1000 से ज़्यादा पोस्ट मेनोपोजल महिलाओं को शामिल किया। अपने शोध में वैज्ञानिकों ने 3, 6, 9 और 12 महीने के दौरान इससे जुड़ा डेटा जुटाया। इसमें पाया गया कि औसतन हाई रिस्क के जीनोटाइप वाली महिलाओं में ग्रीन टी सप्लीमेंट लेने के 9 महीने बाद लिवर तनाव लगभग 80% तक बढ़ा पाया गया, जबकि कम जोखिम वाले जीनोटाइप वाले लोगों में वही एंजाइम 30% तक बढ़ा देखा गया। जीनोटाइप वो आनुवांशिक लक्षण है जो माता पिता से मिलता है। ये हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। ऐसे में ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट से किसके लिवर पर कितना असर पड़ता है, ये जीनोटाइप पर भी निर्भर करता है। आपको बता दें कि ग्रीन टी में कैफीन भी होता है। 1 कप ग्रीन टी में 12 मिलीग्राम कैफीन होता है। इसके ज़्यादा सेवन से हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। ज़्यादा कैफीन से चक्कर आना, नींद में कमी, मतली, उल्टी और बेचैनी जैसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं ज़्यादा कैफीन से हमारे डाइजेशन सिस्टम पर भी असर पड़ता है। बॉडी में पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने वाले केमिकल का बैलेंस बिगड़ जाने से भी कई बार लोग एसिडिटी की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। ध्यान रखें कि ग्रीन टी के ज़्यादा सेवन से कई बार बॉडी में आयरन की कमी भी हो जाती है। शरीर में आयरन बनने में दिक्कत होती है, जिसकी कमी से एनीमिया के होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके ज़्यादा सेवन से मांसपेशियों के कमज़ोर होने का भी खतरा रहता है। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं को भी दिन में 2 बार से ज़्यादा ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद कैफीन माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। यानी ग्रीन टी लें, लेकिन संभल कर, ताकि आपकी सेहत भी दुरुस्त रहे और लिवर भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए शेयर बाजार का हाल आपको दें अब। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में कंसोलिडेशन आज देखने को मिला। निफ्टी करीब 100 अंक नीचे खुला था, दिन भर सीमित दायरे में कारोबार किया। एफआईआईज की बिकवाली बढ़ने से बाजार में चिंता बढ़ी। फिर साथ ही रुपए की तेज गिरावट से भी बाजार काफी सहमा सहमा नजर आया। बैंक निफ्टी में हमने देखा दोपहर बाद बिकवाली बढ़ी। आरबीआई पॉलिसी से पहले बाजार में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। कारोबार के अंत में निफ्टी 58 अंक गिरकर 18,642 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स 208 अंक टूटकर 62,600 के पार बंद होने में कामयाब रहा, तो बैंक निफ्टी 194 अंक गिरकर 43,138 के लेवल पर आज बंद हुआ। मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, समझते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। देखिए, कल की सपाट क्लोजिंग के बाद आज मार्केट में अच्छा खासा दबाव देखने मिला है। और देखिए, कल तो हमें मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ ही साथ बैंक निफ्टी से थोड़ा सहारा मिला था, लेकिन आज वो सहारा जो है वो भी छूट गया, क्योंकि छोटे मझोले स्टॉक्स और साथ साथ बैंकिंग स्टॉक्स में भी अच्छा खासा दबाव देखने मिला है। और तमाम सेक्टर्स जो है, जितने भी सेक्टर्स है, सब के सब लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। केवल एफएमसीजी और पीएसयू बैंकिंग स्पेस, केवल ये 2 सेक्टर्स थे जिनमें थोड़ी बहुत हरियाली आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। दबाव आने का सबसे बड़ा कारण ग्लोबल मार्केट्स थे, वहाँ से प्रेशर देखने मिला। इसके अलावा हमारे लिए, हमारे मार्केट्स के लिए कोई बड़ी पॉजिटिव खबर नहीं थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खबरों का भी अभाव था, जिसके कारण शायद आज आपको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो है वो देखने मिली है। निफ्टी के टॉप लूजर्स में बात करें तो बीपीसीएल, टाटा स्टील, हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर थे। मेटल स्पेस में आज आप देखेंगे तो अच्छा खासा दबाव देखने मिला है। इसके अलावा एलटीआई, माइंडट्री जो कि मर्ज एंटिटी है, वहाँ दबाव देखने मिला। आईआरसीटीसी, इमामी, पीवी फिनटेक जैसे काउंटर से जहाँ पे प्रेशर देखने मिला। खबरों के चलते कुछ स्टॉक्स थे जो एक्शन में थे, जिसमें आईडीबीआई बैंक था। यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, क्योंकि खबर आई कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है 51% से ज़्यादा यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। जिंदल स्टेनलेस में ब्लॉक डील का इम्पैक्ट देखने मिला। धनसिरी टी जो एमओयू इन्होंने किया है उसका इम्पैक्ट देखा गया। टीसीएनएस क्लोथिंग, खबर ये आई कि आदित्य बिरला फैशन जो है इसमें हिस्सा खरीद सकता है। उसके बाद इस काउंटर में अच्छे खासे गेंस देखने मिले। सरकारी बैंक देखिए, वैसे भी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आई, उसका भी इम्पैक्ट देखने मिला। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, तमाम ये काउंटर्स है जहाँ पे जम के खरीदारी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। इसके अलावा दिग्गजों में जहाँ पे खरीदारी थी उसमें अडानी एंटरप्राइजेस, HUL, श्रीराम फाइनेंस, टीवीएस मोटर्स जैसे काउंटर्स थे। वहीं कैश में अगर आप देखेंगे तो 5 स्टार बिजनेस, रेणुका शुगर्स, मद्रास फर्टिलाइजर, इनफैक्ट शुगर और फर्टिलाइजर काउंटर्स में आज अच्छी खासी तेजी देखने मिली।
पूर्वांका में भी सुबह से ही तेजी थी और अच्छे खासे डबल डिजिट के गेंस यहाँ पे भी देखने मिले। तो स्टॉक स्पेसिफिक दोनों तरफ का एक्शन देखने मिला, लेकिन हाँ, पिछले कुछ समय से जो हम देख रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में तेजी थी, आज वहाँ पे भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली और बैंक निफ्टी से भी सहारा नहीं मिला। तो फाइनली कल की फ्लैट क्लोजिंग के बाद आज हमारे मार्केट जो है वहाँ पे दबाव देखा गया है। आइए अब कारोबार जगत की कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कॉनकॉर्ड बायोटेक और वैभव जेम्स के आईपीओ आवेदन को मंजूरी दे दी है। कॉनकॉर्ड बायोटेक में रेखा झुनझुनवाला की कंपनी रेयर एंटरप्राइज का बड़ा निवेश है। वहीं वैभव जेम्स दक्षिण भारत के एक प्रमुख रीजनल ज्वेलरी ब्रांड है। इन दोनों कंपनियों ने अगस्त और सितंबर के बीच सेबी के पास आईपीओ के लिए शुरुआती दस्तावेज जमा कराए थे। डीआरएचपी के मुताबिक कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस होगा। वहीं वैभव जेम्स अपने आईपीओ में 210 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी करेगी। आईपीओ के बाद दोनों कंपनियों के शेयर दोनों एक्सचेंज बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। किरीट पारेख कमेटी ने सीएनजी को जीएसटी के दायरे में लाए जाने तक इस पर लगाए जाने वाले एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का सुझाव दिया है। नेचुरल गैस की कीमतों की समीक्षा के लिए गठित पारेख कमेटी ने पिछले हफ्ते पेट्रोलियम मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें सीएनजी को जीएसटी के दायरे में लाने का सुझाव दिया गया। किरीट पारेख कमेटी ने कहा कि सीएनजी पर एक्साइज ड्यूटी घटाने से उपभोक्ताओं पर ऊंची कीमतों के बोझ से थोड़ी राहत मिलेगी। ट्विटर, अमेज़न जैसी टेक कंपनियों के बाद अब पेप्सिको के कर्मचारियों पर भी छंटनी की तलवार लटकी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पेप्सिको आर्थिक मंदी की आशंका को देखते हुए कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक पेप्सिको नॉर्थ अमेरिकी स्नैक और बेवरेजेस डिवीजन में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। साथ ही कंपनी अपने टेक्नोलॉजी और मीडिया विभाग से भी कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। इस मामले में अभी तक कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आपको बताएं, जापोरिजिया में रूसी सेना के हवाई हमले से 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो दूसरी तरफ रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के हमले में उसके भी कुछ लोग मारे गए हैं। रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध को 285 दिन बीत चुके हैं। रूसी सेना के हवाई हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। इस बीच सोमवार को यूक्रेन के जापोरिजिया शहर में रिहायशी इलाकों पर बड़ा हवाई हमला हुआ, जिसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई घर तबाह हो गए हैं। हवाई हमले के बाद की तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह पूरा इलाका तबाह हो गया। मिसाइल अटैक से जमीन के अंदर कई फीट गड्ढा हो गया। बताया जाता है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ, वहां पर अफरा तफरी मच गई। यूक्रेनी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना ने नोवोसोफिवका इलाके में मिसाइल अटैक किया, जिसमें भारी तबाही हुई। यह हवाई हमला उस वक्त हुआ जब सड़क किनारे कुछ लोग टहल रहे थे। बताया जाता है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ, वहां पर अफरा तफरी मच गई। मिसाइल अटैक के बाद यहां के लोग बेहद डरे हुए हैं। वहीं महायुद्ध के बीच रूसी सेना ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है। रूसी सेना का आरोप है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के 2 हवाई अड्डों पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 3 रूसी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 4 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल तो यही है कि रूस के बमों से दहल रही यूक्रेन की जमीन को आखिर आराम कब मिलेगा। दोनों देशों के बीच जारी ये जंग कब खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में भारत ने आतंकवाद को एक बार फिर दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस अप्रोच से ही खत्म किया जा सकता है। इराक के मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इराक में सरकार के साथ वहां के नागरिक इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट जैसे आतंकी समूह से लड़ रहे हैं। खासतौर पर इराक का टेररिज्म एक ग्लोबल चैलेंज है। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इससे दुनिया का कोई भी देश बच नहीं सकेगा। कनाडा के ओंटारियो प्रांत में बीते दिन 21 साल की कनाडाई सिख लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस इसे टारगेट किलिंग का मामला मान रही है।
पुलिस ने कहा कि मरने वाली लड़की ब्रैम्पटन की रहने वाली पवनप्रीत कौर है। वो मिसिसॉगा शहर में अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर रही थी, तभी एक अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये पिछले 15 दिनों में इस तरह की दूसरी घटना है। इसके पहले 25 नवंबर को कोलंबिया में ही एक मामूली झगड़े में 18 साल के एक सिख लड़के की हत्या कर दी गई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान को इस महीने दी जाने वाली करीब $1.25 अरब की किस्त रोक दी है। खबरों के मुताबिक IMF ने शहबाज शरीफ सरकार के सामने खर्च कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने से जुड़ी बेहद सख्त शर्तें रखी हैं। पिछले दिनों IMF की एक टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया और वहां की इकोनॉमी का आकलन किया था। ये 9वां रिव्यू सेशन था और इसके बाद IMF ने करीब $1.25 अरब की किस्त रोकने का फैसला किया। ऐसे में पाकिस्तान के सामने एक बार फिर दिवालिया होने का खतरा पैदा हो गया है। उसे दिसंबर और जनवरी महीने में ही 72,000 करोड़ रुपए कर्ज की किश्तों के तौर पर चुकाने हैं। साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया के रिसाराल्डा प्रांत में एक बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। इस हादसे में 34 लोगों की मौत हो गई। नेशनल यूनिट फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक मरने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की खबर है, जिसे देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक भारी बारिश के चलते भूस्खलन की यह घटना हुई। चश्मदीद के मुताबिक लैंडस्लाइड अचानक हुआ। मलबा इतनी तेजी से नीचे आया कि कोई भाग नहीं पाया। आज के इंडिया 360 डिग्री के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।